हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। अगर आप सी यू टी यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट 2024 की तैयारी कर रहे हैं और आपका डोमेन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स में किस किस चीज़ की तैयारी करेंगे मैं आपको आज बताऊंगा। आज हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस लेके आऊँ, ठीक इसके बाद इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी सिलेबस अलग से आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स एक डोमेन सब्जेक्ट है। डोमेन का मतलब होता है मेन सब्जेक्ट है, क्योंकि आपका जो सी यू टी का पेपर होता है इसमें 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 जिसमें लैंग्वेज होता है, सेक्शन 2 जिसमें डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं, और सेक्शन 3 जिसमें होता है जनरल टेस्ट। राइट, ध्यान में ये रखना है, बेसिकली डोमेन सब्जेक्ट का पेपर के लिए आपको 45 मिलते हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स है जैसे इकोनॉमिक्स है, अकाउंट है, मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इसके लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो 60 मिनट का मिलेगा। अगर आपको 45 क्वेश्चन दे रखे जिसमें से 35 ही अटेम्प्ट करने होंगे, और अगर 50 क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो आपको 40 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने होंगे। बेसिकली इकोनॉमिक्स में 50 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। अब तो ये होगी अटेम्प्ट, लेकिन दूसरी बात ध्यान में रखना का, हर एक राइट आंसर के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर एक भी क्वेश्चन अगर आप रॉन्ग करते हैं तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। मतलब सीयूटी की सबसे खास बात यह है नेगेटिव मार्किंग, आपको गलत करना ही नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने 5 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कीजिए कर लिए हैं तो आपको मिलेगा 25 नंबर, लेकिन वहीं पर छठा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और वो रॉन्ग हो गया तो 25 नंबर में से 1 नंबर कट जाएगा और आपको मिलेगा 24 नंबर। अगर नहीं आता है तो क्वेश्चन को लेफ्ट कर दो, क्वेश्चन को छोड़ने के लिए आपको कोई भी नंबर नहीं काटा जाएगा। बाई चांस आपके क्वेश्चन पेपर में कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि गलत है, मतलब आंसर सही नहीं है, मिसप्रिंट है, तो उसके लिए अलग से आपको 5 नंबर दिए जा सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया। ये तो हो गया एग्जाम का पैटर्न किस तरह से होने वाला है। लेकिन अब बारी यह है कि इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ें। बेसिकली सीयूटी एग्जाम, क्योंकि आप 12th के बाद देने जा रहे हैं ग्रेजुएशन करने के लिए, तो इसके सिलेबस में आपका 11th और 12th का कंप्लीट कोर्स शामिल किया गया है, लेकिन कुछ चीज़ों को छोड़ा गया। मतलब 11th और 12th में आने वाली हर एक चीज़ को पढ़ना है ऐसा नहीं है। तो क्या क्या पढ़ना है पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, नोट करके रखिए। और इससे रिलेटेड आपकी क्लासेस भी जल्दी शुरू होने वाली, ताकि आप डीपली इन सब क्लास को अच्छे से पढ़ सके। तो शुरुआत करेंगे सॉरी व्यष्टि अर्थशास्त्र से। व्यष्टि अर्थशास्त्र में सब देखिए कुछ इकाइयां हैं। इकाई नंबर 1, इस इकाई में आपको सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र से रिलेटेड, जिसमें सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अर्थ, विशेषताएं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के स्कोप, क्षेत्र वगैरह मिलेगा। केंद्रीय कठिनाई मतलब केंद्रीय समस्याएं क्या क्या होती हैं, आर्थिक समस्या और केंद्रीय समस्याएं भी इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इकाई सेकंड जो कि आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र का सेकंड चैप्टर था, उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, यहीं पर उसका नाम रखा गया है उपभोक्ता आचरण और मांग यानी कि डिमांड, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। कंज्यूमर बिहेवियर में 2 चीजें, एक कंज्यूमर से रिलेटेड है जो उपयोगिता से इसमें है, और दूसरा होता है मांग। उपभोक्ता का संतुलन, इसमें क्या क्या पढ़ना है, उपयोगिता पढ़ना है। उपयोगिता की परिभाषा क्या होती है, उपयोगिता की उपलब्धता होती है, एक या दो वस्तुओं के उदाहरण में उपयोगिता किस प्रकार से उपभोक्ता का संतुलन निर्धारित होता है। उपभोक्ता के संतुलन के लिए 2 एस्पेक्ट है, मार्शल की थ्योरी है, ठीक है ना, हिक्स की थ्योरी है, तटस्थ वक्र, इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा। वहीं पर मांग में आपको पढ़ना है, मांग क्या होता है, बाजार मांग, मांग की निर्धारक, मांग अनुसूची, मांग वक्र, मांग वक्र में गति बदला मतलब मांग में परिवर्तन, मांग की कीमत लोच, मांग की कीमत लोच को मापने की रीतियाँ, प्रतिशत रीति, कुल रीति, ज्यामितिक रीति, ये सब ऑलरेडी आप क्लास 12th में पढ़े हुए हैं। अगर हिंदी मीडियम स्टूडेंट है तो सीबीएसई में ये क्लास 11 में है, और बाकी स्टेट बोर्ड्स में ये क्लास 12th में ही पढ़ाया गया। इसका मतलब ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आपको सीयूटी की तैयारी में ज़्यादा परेशानी आने वाली नहीं है, क्योंकि आपके लिए कुछ भी नया नहीं होने वाला है। तीसरी यूनिट में है समष्टि अर्थशास्त्र का इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसको मैंने बार बार बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पर आपको पढ़ा हुआ चीज काम आ जाएगा, राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय आय की प्रमुख अवधारणाएं और राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन, जहां आपको पढ़ना है राष्ट्रीय आय का अर्थ, इसकी अवधारणा, इससे प्रमुख शब्द, इसके अलावा आय प्रवाह क्या होता है, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी,
एफसी या फिर एमपी के ऊपर, बाजार मूल्य और कारक लागत पर, इसका मतलब 8 अवधारणा है, इनके बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ राष्ट्रीय आय को मापने की विभिन्न विधियां, हो सकता है आपसे उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ जाए। पिछले साल का क्वेश्चन पेपर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, तब आपको आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन किस तरह से, क्योंकि ऑनलाइन पेपर होते हैं बेटा, कंप्यूटर पे टेस्ट होते हैं, कोई आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है, तो एक एस्टिमेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आए थे वो आपको बताने की मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको अच्छे से तैयार करना है, और थोड़ा बहुत कंप्यूटर अगर चलाना नहीं सीखा है, अपने कंप्यूटर चलाना सीख लीजिए कि आपका टेस्ट कंप्यूटर पे होने वाला है। यूनिट 4 आय और रोजगार के निर्धारण से रिलेटेड है, जहां पर आपने एडी, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई ऑलरेडी 12th में पढ़ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था ये चैप्टर। कुल मांग, कुल आपूर्ति, उसके घटक कौन कौन से होते हैं, उपभोग प्रवृत्ति, जहां सर एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस पढ़ने, अनैच्छिक बेरोजगारी, पूर्ण रोजगार का अर्थ होता है, आय या रोजगार का निर्धारण किस प्रकार से होता है, 2 क्षेत्रीय मॉडल के अंतर्गत, निवेश गुणक किसे कहते हैं, अधिक मांग, मांग में कमी यानी कि न्यून मांग, अधिक मांग, ये आता है, अधिक मांग और न्यून मांग को सुधारने के प्रमुख उपाय कौन कौन से, इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, ऑलरेडी क्लास 12 में पढ़ चुके हैं, फिर भी कन्फ्यूजन है तो सीयूटी के हिसाब से मैं दोबारा आपको पढ़ाने वाला हूँ। इस 1 महीने में कंप्लीट सीयूटी की तैयारी करने वाले हैं। अब समष्टि अर्थशास्त्र में एक और चैप्टर है धन और बैंकिंग, यानी मनी और बैंकिंग, जहाँ पर मनी क्या होता है, इसके कार्य कौन से होते हैं, इसका इतिहास क्या है, केंद्रीय बैंक के कार्य और उसका अर्थ क्या होता है, वाणिज्यिक बैंकों के कार्य उसका अर्थ, ये भी आपको पढ़ना है डिटेल से, और ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली नहीं है। ठीक है, सरकारी बजट का भी पोर्शन है इकाई नंबर 6 में, सरकारी बजट और आर्थिक इकाइयाँ। सरकारी बजट और उसके प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, सरकारी बजट के उद्देश्य क्या है, उसकी प्राप्तियां, सरकारी बजट के घटक मतलब उसकी प्राप्तियां, उसके व्यय, बजट के प्रकार, बजट घाटा, इन सब चीज़ों को भी आपको डिटेल से रहना, क्योंकि एमसीक्यूज है, कुछ भी आ सकता है, छोटी से छोटी, करंट, प्रीवियस, हर एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है बजट से रिलेटेड। भुगतान संतुलन, जो कि आपका लास्ट चैप्टर था समष्टि अर्थशास्त्र का। भुगतान संतुलन के 2 पार्ट होते हैं, एक विदेशी विनिमय दर और भुगतान संतुलन खाते, इसका घटक जैसे चालू खाता हो गया, पूंजीगत खाता हो गया, विदेशी विनिमय दर क्या होता है, स्थिर विनिमय दर, ठीक है ना, और परिवर्तनशील विनिमय दर, इसके फायदे और नुकसान क्या होते हैं, विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है, हालिया विनिमय दर चिंताओं के संक्षिप्त मूल्यांकन किस प्रकार से किया जा सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको जानना है। अब बात करेंगे क्लास 11 में अपने एक चीज़ है स्टैटिक्स, बेसिकली क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो इसमें तो आप बच गए। स्टैटिक्स के अलावा आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि भारतीय आर्थिक विकास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि इकाई नंबर 8, 9 और 10 3 इकाइयाँ वहाँ से। वहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, 1947 से लेकर 1990 के बीच में भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह से थी और 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था का आर्थिक सुधार किस प्रकार से हुआ, ये सब आपको पढ़ना है। क्या क्या टॉपिक है, स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति, भारतीय आर्थिक व्यवस्था, साझा उद्देश्य, पंचवर्षीय योजनाएं, नीतियां किस प्रकार से बनाई गई हैं, कृषि की विशेषताएं, मुद्दे और नीतियां क्या रही, आईपीआर 1956 क्या रहा, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य किस तरह से रहा, 1991 की नीतियां कैसी है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने वर्तमान मुद्दे कौन कौन से हैं, गरीबी, मानव पूंजी निर्माण, ग्रामीण विकास, रोजगार, रोजगार के प्रकार, बेरोजगारी, ये सब चीज़ों के बारे में भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी, डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। डिटेल इसलिए कहता हूं मैं बार बार क्योंकि एमसीक्यूज में एक एक लाइन से एक एक एमसीक्यूज क्वेश्चन बनके तैयार हो सकता है, जहां पर आपको वर्तमान स्थिति के बारे में भी पढ़ना है, इससे अलावा आपको पुरानी स्थिति के बारे में पढ़ना है, आज जो चल रहा है उन सब चीज़ों के बारे में भी सापेक्षिक पढ़ाई करनी है। बुनियादी ढांचा जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है, इसका अर्थ क्या होता है, इसकी प्रकार कौन सी है, भारत में कौन कौन सी समस्याएं हैं, भारतीय सरकार की नीतियां क्या है, सतत आर्थिक विकास किस प्रकार से होता है, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था का क्या संबंध होता है, पर्यावरण और अर्थशास्त्र का क्या संबंध होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। इसके अलावा यूनिट नंबर 10 जहाँ पर हमें पढ़ना है भारत और भारत के पड़ोसी देश के बीच में कैसा संबंध, यानी कि भारत और पड़ोसी देशों के बीच में आर्थिक संबंध, आर्थिक अनुभव के बारे में पढ़ना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है भारत और पाकिस्तान के संबंध और भारत और
चीन के बीच में किस प्रकार का संबंध है, जहां संबंध दिखा जाएगा आर्थिक विकास के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रीय विकास के आधार पर, अतिरिक्त मानव विकास अगर आपने क्लास 11 में पढ़ा है, क्लास 11 में दो बुक्स थी, एक था स्टैट्स और दूसरा ये वाला भारतीय आर्थिक विकास। तो भारतीय आर्थिक विकास अगर आपने उस टाइम सही से पढ़ा, किसी क्लास 11 में बच्चे कम ध्यान देते लेकिन पढ़ा होगा, तो ये सब चीज़ें आप दोबारा जल्दी ही कर लेगा। अगर नहीं पढ़ा है तो थोड़ी सी हो सकता है आपको ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। फिलहाल आप अगर मुझ पर भरोसा करते हैं तो आपको हर एक चीज़ की मैं तैयारी करवाऊंगा। एक महीना बिल्कुल लग जाइए, जुड़ जाइए और एक महीना मेरे साथ बने रहेंगे तो डेली आपको इससे रिलेटेड अच्छी प्रिपरेशन मटेरियल मिलता रहेगा। थैंक यू, बाय। कुछ अधिक जानकारी चाहिए आपको CUET से रिलेटेड तो व्हाट्सअप नंबर है, कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। नए हैं मेरे इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।